इसलिए कि यहां जो काम हो रहा है वो इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में इसी तरह हमने इसी तरह का काम करना है कि जमीनों पे जो कब्जे हुए हैं, जो ताकतवर कब्जा ग्रुप जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं, हमने वो कब्जे छुड़ा के और ज्यादा से ज्यादा जमीनों के ऊपर जंगलात उगाने। अब यहां ज्यादा नौजवान हैं, मैं आप सबसे अब मुखातिब हूं। नौजवानों, ये जो दरख्त लगाने हैं ना, ये अब कोई शौक की बात नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल के लिए ये अब एक जिंदगी मौत का सवाल हो गया है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया में नंबर 8 पे है, जिधर यह अब एक जिंदगी मौत का सवाल हो गया है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया में नंबर 8 पे है, जिधर सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं ना, कि जो मौसम गर्म होता जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया में 8 नंबर पे वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा खतरे पे है। अगर इसी तरह मौसम गर्म होता गया तो नौजवानों ये याद रखना कि जो आगे हालात आएंगे वो आपके और आपके बच्चों के लिए यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। यहां खुश्क साली आएगी, दरियाओं में पानी कम हो जाएगा, बारिशें कम होंगी, शहरों में पोल्यूशन आलूदगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम वो मुल्क हैं जिधर हमारे मुल्क में सबसे कम जंगलात हैं। हमारे जो बड़े बड़े जंगलात थे, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं ये सारे जंगलात में फिरा। मेरे मामू तब उनको शौक था, डिप्टी कमिश्नर थे अपने ज़माने में, तो वो मुझे अपने साथ ले जाते थे और ये छांगा मांगा, चीचावतनी, कुंदियाँ, सारे ये पंजाब के जो जंगलात थे ये सब मैंने देखे हुए हैं। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सारे जंगलात को मैंने तबाह होते देखा। आज छांगा मांगा में जाके देखें कितने पुराने दरख्त रह गए हैं। कुंदियां जो इतना बड़ा जंगल था मियांवाली में, आज वहां कोई दरख्त ही नहीं नजर आता और जंगलात की जमीनों के ऊपर कब्जे हुए हैं। और पिछले ये 10 सालों में शहरों में भी दरख्त काटे गए और जंगलात भी तबाह हुए। उसके नतीजे में आज अब लाहौर शहर का जो पोल्यूशन लेवल है, जो आलूदगी है लाहौर में, दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन लाहौर शहर और दिल्ली में है। लाहौर में पिछले 10 साल में 70% दरख्त काटे गए। उसका नतीजा आज ये है कि लाहौर के अंदर बूढ़े और बच्चे, उनकी सेहत, उनकी लंग्स के ऊपर जो आगे असरात हैं, लाहौर के अस्पतालों में जाके देखें, नवंबर के अंदर शुरू हो जाता है, पोल्यूशन आसमानों पे चली जाती है और आगे ये जो जंगलात हमने काटे हैं, इससे एक रिपोर्ट पढ़ें कि जो हमारे ग्लेशियर हैं जिनकी वजह से दरियाओं में पानी आता है वो पिघलना शुरू हो गए हैं गर्मी की वजह से। तो लिहाजा ये जो हम जंगलात अब उगा रहे हैं, ये फिर से ये शौक नहीं है, ये अब लाजमी है आपके मुस्तकबिल के लिए। और मैं नौजवानों आप सबको ये कहता हूं कि आपने ये दरख्तों की जो कटाई है आपने रोकनी है, अपने मुस्तकबिल के लिए आपने रोकनी है। ये आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रोकनी है
इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपने रोकना है। हम इंशाअल्लाह ये जो हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त हमने पाकिस्तान में अगले 5 साल में लगाने हैं, और ये हमने पख्तूनख्वा में 5 सालों में 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए। कोई नहीं समझता था ये होगा, हुआ, और दुनिया ने एक्नॉलेज किया जो पख्तूनख्वा के अंदर हमने 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए। अब इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान को हमने हरा करना है, और मैं अपने पाकिस्तान के नौजवानों, आप सबको मैं आज दावत दे रहा हूं, आपने इसमें शिरकत करनी है, मेरी आपने टीम बनना है, अपने मुस्तकबिल के लिए आपने मेरे साथ चलना है। ये जो जमीन छुड़वाई गई है, ये ताकतवर कब्जा ग्रुप जो जिनके पास सियासी बैकिंग थी, वो लोग जिनको इक्तदार में आके ये जंगलात बचाने थे, उन्होंने ही कब्जा ग्रुप के साथ मिलके इन जमीनों पे कब्जा किया है। मैं यहां डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर आपको आज मैं एक्नॉलेज करता हूं, आपको दाद देता हूं, जिस तरह आपने ये जमीन छुड़वाई है। आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स, इंशाल्लाह आप जैसे लोग होंगे तो हम अपने मुल्क को ये कब्जा ग्रुप, ये करप्ट लोगों से बचाएंगे। दूसरी चीज जो मैं आज कहना चाहता हूं यहां, कि हमने सोचा है कि हमने जितनी अपनी पार्क्स है उनके ऊपर कब्जे हो रहे हैं शहरों के अंदर, उनको अब हमने बचाना है। मैंने आप सारे पाकिस्तान के अंदर ये लाजिम करवा देना है कि बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए जो शहरों के अंदर पार्क्स हैं उनको बचाया जाए, कब्जे छुड़वाए जाए। मैं जब मैंने इस्लामाबाद में जब घर लिया तो एक बड़ी पार्क थी वहां, कुरंग पार्क। मेरे सामने देखते देखते वो पार्क छोटी होती जा रही है। अब इससे होगा क्या कि आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनके पास किधर होगी, अगर पार्क की कोई नहीं होगी वो किधर जाएंगे? अगर सारा सीमेंट बन जाएगा तो सीमेंट के ऊपर तो आप खुद जानते हैं कि सीमेंट पर तो वो तो गर्मी पकड़ता है, वो तो और ज्यादा गर्मी पैदा करेगा, और फिर लोगों के लिए जाने के लिए जगह नहीं होगी। इस तरह शहरों के अंदर जो पार्क्स पे कब्जे हैं, हमने इन कब्जा ग्रुप के खिलाफ जहाद शुरू कर दी है। जिस तरह राजा मंसूर ने काम किया है, मैं सारे अपने ब्यूरोक्रेट्स को कहता हूं कि इसको जहाद समझे आप, और ये मेरे लिए नहीं, ये हमने अपने बच्चों के लिए बचानी है पार्क्स। हमने ये भी फैसला किया है कि शहरों में अब हम बिल्डिंगों को इजाजत देंगे जितना मर्जी ऊपर जाना जाए, ताकि हम अपने हरे इलाके बचाएं, क्योंकि शहर फैलते जा रहे हैं, ज़राई जमीन कम होती जा रही है, और जितने शहर फैलते जाएंगे उतना ज्यादा मुश्किल है उनको हमने पानी, उनकी सीवरेज देना। इसलिए हम अब ऊपर जाएंगे, जिस तरह दुनिया में मॉडर्न दुनिया ऊपर जाती है, ऊंची बिल्डिंग्स बनाती है, हम अगर फैलते गए तो जमीन ही हमारे लिए आखिर में, जिसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं, हमारे लिए अनाज की कमी हो जाएगी। और मैं आज एक और बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये अच्छा वक्त है, मौका है मुझे बात करने का। एक बड़ी बातचीत हो रही है आजकल एनआरओ की। एनआरओ क्या होता है? एनआरओ क्या होता है? एनआरओ वो होता है कि आप मुजरिमों को माफ कर दें, और छोटे नहीं, बड़े बड़े मुजरिमों को। यहां 2 एनआरओ ने इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, तारीखी नुकसान पहुंचाया है। आज जो हमारे हालात हैं, मुल्क मकरूज है, उसकी बड़ी वजह 2 एनआरओ थी।
एक एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया नवाज शरीफ को 2000 में सऊदी अरेबिया, उनको गया 10 साल का उनके साथ एनआरओ साइन किया, जिसमें उनके करप्शन का केस था, हुदैबा पेपर मिल बना बनाया केस था, इसहाक डार का उसमें सारा कन्फेशनल स्टेटमेंट थी कि किधर से कैसे पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर गया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी उसके ऊपर। एनआरओ दे के वो केस रोका गया, बाहर जाने दिया, कि आप बाहर चले जाएं ताकि कुर्सी खतरे में ना हो जनरल मुशर्रफ की, उनको बाहर जाने दिया। और दूसरी तरफ 2 अरब रुपया खर्च किया आसिफ जरदारी के ऊपर, स्विस केस के ऊपर 2 अरब रुपया इस कौम का खर्च हुआ। लंदन में केस हुआ सरे माल के ऊपर, पाकिस्तान गवर्नमेंट केस जीत गई, पैसा पाकिस्तान को आना था सरे माल का। क्योंकि एनआरओ साइन किया और हमें पता है कि अमेरिकन बीच में थे, वो एनआरओ साइन किया गया, वो वापस आए पाकिस्तान, माफ कर, वो पैसे भी रख लिए सरे माल के। स्विट्जरलैंड में 2 अरब रुपया इस कौम के टैक्स के पैसा खर्च हुआ उस केस पे, वो भी छोड़ दिया स्विट्जरलैंड का केस। इन 2 एनआरओ से क्या हुआ? ताकतवर लोगों ने समझा कि चोरी कोई बुरी चीज नहीं है, करप्शन जितनी मर्जी करो, इस मुल्क में ताकतवर चोर को करो, इस मुल्क में ताकतवर चोर को पाकिस्तान में नहीं पकड़ा जाता। उसका नतीजा क्या हुआ? 2008 से 2018 तक 10 साल में वही 2 एनआरओ वाले लीडर 5-5 साल हुकूमत की। इस मुल्क का, ये नौजवानों सारों सुनो, इस मुल्क से हुआ क्या पिछले 10 साल? पाकिस्तान का कर्जा 60 सालों में 2008 तक पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब रुपया था, 6 खरब रुपया। इनके 2 एनआरओ के 10 साल के बाद पाकिस्तान का कर्जा गया 30,000 अरब रुपया, 30 खरब रुपया। 6000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा गया, क्योंकि किसी को खौफ ही नहीं था कि यहां चोरी करो, या बड़े बड़े चोरों को कोई पकड़ता नहीं है। वो 2 एनआरओ ने जो इस मुल्क को, आज जो कौम को मुसीबतें पड़ी हुई हैं, महंगाई है, बढ़ रही है महंगाई, रुपया गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? जब आप कर्जे लेते जाएंगे, इतने इतने तारीखी खसारे छोड़ेंगे, तो उसकी कीमत तो अवाम अदा करेगी। मुश्किलात, महंगाई। आज टीवी पे बैठ के जिन्होंने 10 साल में इस मुल्क को मकरूज किया, मैं उनको टीवी पे बैठ के उनकी शक्लें देखता हूं कि किस शक्ल, किस मुंह से आके वो तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि जी आपने 5 महीने में वो नहीं किया जो 10 साल में इन्होंने मुल्क को तबाह किया। ये तहरीक इंसाफ ने 5 महीने में उनको ठीक नहीं किया। आज अब सब हैं यहां खड़े हैं, मुझे एक बात बताएं कि घर को कोई मकरूज करके छोड़ जाए, खसारा छोड़ के चला जाए घर का, और फिर कहे कि जी मैंने तो बड़ा अच्छा, आप जवाब दे, जो आगे रहना वाला है उसे कहे कि जनाब आप जवाब दे, कर्जे वो छोड़ के जाए, उसको कहे जवाब दे। कोई अगर दुकान में, अगर दुकान का दिवालिया निकाल के कर्जे मकरूज करके चला जाए तो वो दुकान ठीक होगी? कोई फैक्ट्री जो कर्जों में चली जाए वो फैक्ट्री ठीक होगी? तो मुल्क कैसे ठीक होगा जब आप तारीखी, आप 6000 से 30,000 अरब रुपए का कर्जा पहुंचा दें उस मुल्क का और कहें जी हम बड़ा अच्छा काम करके गए हैं? किस मुंह से ये कहते हैं? कौन एक किसी घर का दिवालिया निकाल के कहे जी हम बड़ा अच्छा घर छोड़ के गए थे? कभी सुना है ये?
इसलिए जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह इनको किसी को एनआरओ दें। मैं आज आपके सामने, सबके सामने कह रहा हूं, हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क को, आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। हमने जिसने करप्शन की, हमने किसी को नहीं छोड़ना। ये जितना मैं देख रहा हूं शोर मच रहा है असेंबली में, शोर, हम इनके साथ पूरी तरह कोशिश करें जी ठीक तरह चल जाए असेंबली। पर कभी हुआ ही नहीं है, आज तक जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नायब को तलब कर ले। ये कभी किसी जमहूरियत में तस्वर ही नहीं कोई कर सकता। हमने वो भी इनकी कोशिश की कि चलें जी पार्लियामेंट चल जाए। आज मैं आपको कह रहा हूं, जितनी हमने कोशिश कर रही थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये है, लोग कहते हैं तब्दीली क्या है, ये है तब्दीली। मैं जरा आपको बताता हूं तब्दीली क्या है। कभी पाकिस्तान की तारीख में सुना है कि हुकूमत को 5-5.5 महीने हुआ, 3 उनके वजीर रिजाइन करें? कभी सुना पाकिस्तान में? या इनके अरबों अरबों रुपए के इनके ऊपर चोरी आती है, फेक अकाउंट्स आते हैं, मरे हुए लोगों के अरबों रुपए उनके अकाउंट्स में निकलाते हैं। दुबई में 5-5 घर किसी के ड्राइवर के नाम पे निकलाते हैं। कोई रिजाइन करने का नहीं सोचता। ये है तब्दीली कि एक सिटिंग गवर्नमेंट किसी को फर्क नहीं करती अपने और दूसरों में। हम इत्तेसाब जो होता है वो किसी में इम्तियाज नहीं करता। ये है वो हुकूमत जो इस मुल्क में सही माने में अकाउंटेबिलिटी करेगी। और आखिर में मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि ये जो बल्लो की हमने रिजर्व, इसको रिजॉर्ट और वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया है, मैं ये कहूँगा कि इसको हम बाबा गुरु नानक के नाम पे बनाएं। मैं ये भी जो एक एजाज शाह, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने बात की गुरु नानक की यूनिवर्सिटी, इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हम यहाँ गुरु नानक की यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग स्कूल मांगते हैं, यूनिवर्सिटियां मांगते हैं, कॉलेजेस मांगते हैं। ये एक जिंदा माशरे की निशानी है कि तालीमी इदारे आप मांग रहे हैं, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है आपके लिए। इंशाल्लाह यहाँ ज़बरदस्त एक यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। मैं अपने जो भी हमारी अक़लियतें हैं पाकिस्तान में, उन सब को कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान वो बना रहे हैं जो सब के लिए है। अपने जो हमारी सिख पाकिस्तान में रहने वाले और जो बाहर हमारे जो सिख मज़हब के लोग हैं, उन सब को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए, हमें पता है कि आपके लिए ननकाना साहब और आपके लिए करतारपुर कितनी अहमियत रखता है। हम इंशाल्लाह आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे, आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। हमें पता है बाबा गुरु नानक की 550वीं एनिवर्सरी है। इंशाल्लाह वो करतारपुर में हम एक बड़ा इवेंट आपके लिए और सहूलतें पूरी आपके लिए करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो हमारा लीडर थे कायदे आज़म, उन्होंने पाकिस्तान की जद्दोजहद इसलिए की कि उन्होंने कहा था कि हमें हिंदुस्तान में अक़लियतों को पूरे हकूक़ नहीं मिलेंगे। ये जद्दोजहद थी। वो चाहते थे कि हम बराबर के शहरी हों, और उनको आहिस्ता आहिस्ता ये वाज़े हो गया, जो जिस तरह
कांग्रेस के अंदर आवाज़ें निकलनी शुरू हुई, उनको वाजे हो गया कि ये मुसलमानों को वहाँ और अक़लियतों को पूरी तरह के शहरी नहीं बनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने स्ट्रगल की थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम अपनी अक़लियतों को हर किस्म के राइट्स देंगे, बराबर के शहरी बनाएंगे। उनको इंशाअल्लाह ये कभी एहसास ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में वो किसी किस्म की सेकंड क्लास सिटीजन हैं, जिस तरह आज बदकिस्मती से हिंदुस्तान में मुसलमान फील कर रहे हैं। हम आपके लिए पूरी तरह मुकम्मल तौर पे बराबर के शहरी बनाने के लिए आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।